Hello everyone and welcome to my channel Teaching Diary. So here today I'm going to cover very important questions from board examination point of view. So ये क्लास 12th रिटेल का कंप्लीट मैराथन वीडियो है या आप इसको लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो भी बोल सकते हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जब आप पेपर देने कल बोर्ड का एग्जाम देने जब पेपर में अपियर होंगे so most of the questions in the paper you will find from this particular PDF. So let's start with the topic. The first topic is about display of product and satisfy customer needs. Unit 1 है ये. तो first question जो है it is about what do you understand by angled merchandised. Angled merchandise का मतलब क्या है? इस तरह goods को एंगल वे में डिस्प्ले किया जाता है. तो डिस्प्ले जो है देखो लोवेस्ट है फ्रंट में, तो फ्रंट में एंगल में यहाँ पे बहुत कम गुड्स जो है डिस्प्ले पे रहते हैं क्योंकि नैरो है ना एंगल, इसलिए बहुत कम जो गुड्स है दे आर डिस्प्लेड एट द फ्रंट. और जैसे जैसे आप बैक की तरफ जाएंगे तो डिस्प्ले बढ़ता जाएगा. यहाँ देखिए ज्यादा आप गुड्स डिस्प्ले कर सकते हैं. तो इसी को बोलते हैं एंगल मर्चेंडाइज. तो पेपर में आएगा तो आप इतना ही लर्न कर सकते हैं और लिख सकते हैं. राइट तो ये टेक्निक कब यूज होती है? जब मर्चेंडाइज का पहले मतलब पता होना चाहिए गुड्स. ठीक है, तो जब आपको गुड्स को प्रेजेंट करना है इन स्मॉल स्पेस तो दिस टेक्निक इज वेरी नाइस. नेक्स्ट मेंटेनेंस इज, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मोर देन अ फिक्स when it breaks, is more than a fix it when it breaks function. तो आपको मेंटेनेंस फिलोसफी एक्सप्लेन करनी है. राइट तो these are you can take the screenshot of this answer. तो there are various maintenance philosophies. The first one is reactive maintenance. राइट रिएक्टिव मेंटेनेंस में क्या है? रिएक्टिव का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज एक्शन के बाद रिएक्ट करते हो. तो यहाँ पे जब इक्विपमेंट जो है इट इज रन, वो तब तक कोई भी इक्विपमेंट मतलब प्लांट मशीनरी वो तब तक यूज होती रहती है जब तक वो बिल्कुल ब्रेक डाउन ना हो जाए. तो देयर इज नो प्रिवेंटिव मैकेनिज्म. प्रिवेंशन का कोई भी नहीं है. मतलब मशीन को यूज करते जा रहे हैं अनलेस एंड अनटिल वो बुरी हालत में उसकी कंडीशन खराब ना हो जाए. नेक्स्ट है आपका यस करेक्टिव मेजर. करेक्टिव मेजर का क्या मतलब है कि रूटीन यहाँ पे सर्विस होती है मशीन्स की, प्लान्ड होती है. ठीक है, तो रूटीन चेक वगैरह मशीन्स को किया जाता है. थर्ड है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. नाम से पता लग रहा है प्रिवेंटिव का मतलब प्रिवेंट करना. तो यहाँ पे इसमें इस मेंटेनेंस में क्या क्या आता है? लेट मी यूज द पेन. लुब्रिकेशन प्रोग्राम, रूटीन इंस्पेक्शन करा जाता है. तो पहले से ही टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होता है इक्विपमेंट्स का ताकि अगर कोई डैमेज होने के चांसेस हैं तो वो प्रिवेंट हो सके. देन कम्स प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस. तो प्रिडिक्टिव तो यहाँ पे पहले से ही कोई भी जो प्रॉब्लम या डैमेज है, फेलियर्स है, उसको पहले ही प्रिडिक्ट किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है. आप जो भी इक्विपमेंट की कंडीशन है उसको देखा जाता है. ठीक है, स्टडी किया जाता है और प्रिडिक्ट करते हैं इक्विपमेंट की कंडीशन को देख के कि यहाँ पे कुछ डैमेज की पॉसिबिलिटी है. देन आफ्टर दिस कम्स मेंटेनेंस प्रिवेंशन. सो यहाँ पे मेन फोकस किस चीज के ऊपर रहता है? फोकस रहता है ऑन चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द इक्विपमेंट. ताकि डिजाइन मेन क्या फोकस है कि इक्विपमेंट का डिजाइन जो है वो चेंज हो जाए ताकि मेंटेनेंस की डिमांड कम हो. राइट तो ये मेंटेनेंस फिलोसफीज है. this you can take the screenshot. Let's move to the next question. Yes, write 4 elements of effective visual merchandising. तो गुड्स जो हैं आप उसको किस तरह डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है, विजुअली कैसे वो अट्रैक्टिव रहते हैं. तो क्या 4 एलिमेंट्स है? फर्स्ट इज बैलेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देन कलर, लाइटिंग, सिंप्लिसिटी. राइट तो इफेक्टिव विजुअल का है कि आप गुड्स को इस तरह डिस्प्ले पे रख रहे हो. कलर थीम इम्पोर्टेंट है. ठीक है,
तो जैसे वेजिटेबल्स है तो आप क्या करते हो, कंट्रास्टिंग कलर्स लेते हो। तो कुछ आपने जो वेजिटेबल्स है रेड कलर की रख दी, कुछ ग्रीन की रख दी। तो कलर थीम के बेसिस में भी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले द गुड्स। देन लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत क्लटर्ड नहीं होना चाहिए गुड्स का डिस्प्ले, सिंपल होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए। सो दीज आर द एलिमेंट्स। नेक्स्ट, sales manager have to demonstrate some traits common to effective managers, right? What according to you are the essential duties of sales supervisor? तो सेल्स सुपरवाइजर की एसेंशियल ड्यूटीज क्या है? एक तो है कि सेल्स मैनेजर को असिस्ट करना, मतलब हेल्प करना, गाइड करना, उनको डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना पूरी सेल्स टीम को। तो पहला हो गया कि सेल्स मैनेजर को असिस्ट करना। सेकंड है कि कोई भी अगर सेल्स प्लान है उनको रिवाइज करना है या इम्प्लीमेंट करना है, ये भी जो सेल्स सुपरवाइजर की ड्यूटी पे आता है। देन थर्ड है कि बिजनेस टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना, यानी सेल्स अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, राइट? कि कहाँ से सेल्स अपॉर्चुनिटी अगर दिख रही है कि इस पर्टिकुलर एरिया में पॉसिबिलिटी है कि सेल्स के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं, तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। देन कंप्लीटिंग ऑल द असाइन्ड ड्यूटीज, फिर जो भी शिफ्ट जो भी शेड्यूल हुई है उनको सुपरवाइज करना, कस्टमर्स के इशू को हैंडल करना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सुपरवाइज करना, एंड पॉजिटिव फीडबैक डिलीवर करना, एम्प्लॉयज को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करना, ये सारा ड्यूटीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वेज रिटेलर्स कैन बिकम अ मीनिंगफुल पार्ट ऑफ देयर कस्टमर्स लाइफ। तो ये स्ट्रैटेजीज जो हैं, ठीक है, इससे जो है रिटेलर्स जो हैं दे कैन बिकम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कस्टमर लाइफ। कैसे? अगर रिटेलर्स जो हैं वो ब्रांड प्रॉमिस, जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये ब्रांड है, ये आपको, अगर आप इस ब्रांड को यूज करोगे तो आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखाएगा, तो ये जो प्रॉमिस उन्होंने किया है इस प्रॉमिस को डिलीवर करना। इम्ब्रेस क्रॉस चैनल रिटेलिंग, ठीक है, क्रॉस चैनल रिटेलिंग का मतलब होता है कि सिमिलर टाइप के गुड्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करना। तो जैसे अगर कोई कस्टमर आया है मोबाइल लेने, तो उसको आप जो है ऑफर कर रहे हैं साथ में मोबाइल कवर, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रॉस चैनल रिटेलिंग। देन जो कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसको, उसके ऊपर फोकस करना, इन स्टोर उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट, ताकि एवरी कस्टमर फील वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फील वेरी इम्पोर्टेंट, फील दैट ही इज बीन गिवन इम्पोर्टेंस। सो दिस वे अगर रिटेलर्स ये वाली स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं तो दे कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कस्टमर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। रमन जो है एक रिटेल आउटलेट में काम कर रहा है एज अ विजुअल मर्चेंडाइजर फॉर अ हाई एंड फैशन ब्रांड। तो स्टोर मैनेजर ने नोटिस किया है कि सेल्स जो है वो कम होती जा रही है, तो क्या स्टेप्स रमन को लेने चाहिए, ठीक है, एंड कौन से सॉल्यूशंस उसको बताने चाहिए ताकि सेल्स बढ़ जाए बाय यूज ऑफ एंड डिस्प्ले। ठीक है, तो पहला है रमन को किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? रमन को करना चाहिए ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ एंड डिस्प्ले, राइट। देन एंड डिस्प्ले जिसको हम बोलते हैं, यस, फीचर एंड्स या एंड कैप्स। ये क्या होता है? एंड डिस्प्ले का मतलब क्या है? जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ, ये एक स्टोर है, ठीक है, यहाँ पे गुड्स को एंड डिस्प्ले में क्या होता है, डिस्प्ले किया जाता है एट द एंड ऑफ ईच आई। इसका मतलब होता है पैसेज, वो रास्ता स्टोर के अंदर जहां से कस्टमर जहां जिस पे वॉक करता है। तो आप अगर गुड्स को डिस्प्ले कर रहे हो एंड ऑफ द पैसेज में, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर गुड्स को एक्सप्लोर करने के चक्कर में पूरे स्टोर को कवर करता है, और इन बिटवीन कोई और भी गुड्स पे जिस पे उसकी नजर जाती है, ही कैन एंड अप बाइंग दोज गुड्स ऑल्सो।
तो सेल के चांसेस इंक्रीज होने के होते हैं, देयर आर चांसेस दैट द सेल विल इंक्रीज, और कस्टमर जो है अट्रैक्ट होके बाकी चीजों को भी खरीद लेता है, राइट। सो कौन से फैक्टर्स हैं दैट मेक एंड डिस्प्ले इफेक्टिव? अट्रैक्टिवनेस, डिस्प्ले जो है अपीलिंग होना चाहिए, सीजनल प्रोडक्ट्स जो है वो दे सेल बेटर हेयर, फिर लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्टोर में ऐसा कौन सा सबसे अच्छा स्पॉट है जहाँ पे अगर आप गुड्स को रखते हैं तो सेल्स के चांसेस बढ़ने के सबसे ज़्यादा है उस जगह में, लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। फिर रिलेशनशिप टू सराउंडिंग प्रोडक्ट्स, तो जो प्रोडक्ट्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, नियर बाय शुड कॉम्प्लीमेंट द डिस्प्ले। तो प्राइस भी आपको देखना है इसमें कि अफोर्डेबल प्राइसेस हैं तो कस्टमर्स विल गेट अट्रैक्टेड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, इसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट। तो इसमें क्या क्वेश्चन था, एक बार रिकैप करते हैं ऐसे कि रमन को क्या करना चाहिए कि सेल्स जो है डिक्रीज जो हो रही है वो ना हो, तो उसके लिए इफेक्टिव यूज ऑफ एंड डिस्प्ले स्ट्रैटेजी करनी चाहिए कि गुड्स को एंड में डिस्प्ले करे ताकि जो कस्टमर है इसी बहाने पूरे स्टोर को एक्सप्लोर करते हुए उसकी नज़र बाकी गुड्स में भी पड़ती है, एंड वो जो गुड्स उसको नहीं भी खरीदने लेकिन अगर उस कस्टमर को अट्रैक्टिव लग रहे हैं तो ही विल बाय दोज गुड्स एज वेल। एडवर्टाइजिंग ये भी था इसमें। देन टिप्स क्या है एंड डिस्प्ले का कि ओवर क्राउड नहीं करना है, बहुत क्लटर नहीं करना है डिस्प्ले को, और कुछ आइटम्स जो है वो रेगुलरली बेसिस में चेंज करनी है, सीजनल आइटम्स को प्रमोट करना है, और डिस्प्ले को नीट एंड क्लीन रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुपरमार्केट में हैवी रश है कैश काउंटर पे, कस्टमर्स जो हैं बहुत इम्पेशेंट होते हैं लॉन्ग क्यू को देख के, तो कई कस्टमर्स तो क्या करते हैं काउंटर छोड़ जाते हैं बिना सामान को खरीदे, भाई इतनी लंबी क्यू लगी हुई है, तो दे गेट इरिटेट एंड दे लीव द कैश काउंटर, और बिना गुड्स को लिए वो शॉप से स्टोर से बाहर चले जाते हैं। सो दे वर ऑल्सो आर्ग्यूइंग विद द स्टाफ फॉर अर्ली बिलिंग, और स्टाफ से काफी आर्ग्यू करते हैं कि हमारी बिलिंग पहले करो। तो ऐसा सीन चल रहा है सुपरमार्केट में। अब इस केस स्टडी के बेस में ये क्वेश्चन आंसर करने हैं कि दो रीजंस बताओ अबव प्रॉब्लम से रिलेटेड कि क्या रीजन है इस प्रॉब्लम के, और दूसरा करेक्टिव मेजर्स भी बताने। तो दो रीजन ये हो सकते हैं कि इनसफिशिएंट नंबर ऑफ बिलिंग काउंटर्स, तो जब पीक आवर्स हो रहे होते हैं, जब सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है स्टोर के अंदर, कस्टमर सबसे ज्यादा है, एंड जो बिलिंग काउंटर्स हैं वो इनसफिशिएंट है। सपोज कस्टमर तो 50 हैं लेकिन बिलिंग काउंटर एक ही है, तो फिर कस्टमर तो इम्पेशेंट होंगे। आपने ज्यादातर देखा होगा, आप बिग बाजार जाइए या किसी और स्टोर में जाइए तो 3 या 4 बिलिंग काउंटर्स होते हैं कि अगर एक काउंटर पे रश है तो कस्टमर स्विच ओवर टू दी नेक्स्ट काउंटर। देन नेक्स्ट आपका ये है कि स्लो बिलिंग प्रोसेस क्यों हो सकता है स्टाफ ही अनट्रेन्ड हो, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो, राइट। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, करेक्टिव मेजर्स क्या है, एडिशनल बिलिंग काउंटर्स ओपन हो जाने चाहिए, और जो रश आवर्स हैं पीक आवर्स हैं उसमें आप ज़्यादा स्टाफ को अपॉइंट कर लो। देन बिलिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, फास्टर पीओएस सिस्टम, पीओएस का क्या मतलब है, पॉइंट ऑफ सेल, एंड जो आपका स्टाफ है उसको प्रॉपरली ट्रेन करो। देन हाउ डज इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग हेल्प अ रिटेलर? सो अगर इफेक्टिव मर्चेंडाइजिंग कैसे रिटेलर को हेल्प कर सकता है, सेलिंग इससे इजियर हो जाती है, ठीक है। अगर आप गुड्स को अच्छी तरह डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है, अट्रैक्टिव साइंस लगा रहे हो, डिस्प्ले प्रॉपर है, प्रोडक्ट्स को ढंग से अरेंज किया हुआ है, तो जो सेल्स पर्सन का काम है वो आधा तो वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह डिस्प्ले किया हुआ है गुड्स को उसी से अट्रैक्ट होके कस्टमर्स जो हैं गुड्स को खरीद लेते हैं। देन सेल्स भी बढ़ती है, टोटल सेल्स भी बढ़ेगी, और पर कस्टमर ऑल्सो सेल्स बढ़ती है। एंड जब गुड्स को इतनी अच्छी तरह डिस्प्ले किया हुआ है कि कस्टमर्स अपने आप ही गुड्स को देख के गुड्स परचेज कर लेते हैं,
तो स्टाफ का काम मैंने अभी आपको बताया कम हो जाता है। तो जो स्टाफ अब इस काम से फ्री हो गया है वो किस पे अब फोकस कर सकता है, कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर। कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी क्या स्पेशल नीड्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ही कैन फोकस ऑन दैट। एंड ऑल्सो इट इनहेंसेस जॉब सेटिस्फेक्शन। स्टाफ जो है अब वो ही कैन फोकस ऑन डेवलपिंग द न्यू स्किल्स, राइट। तो उससे उनकी प्रमोशन भी हो सकती है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। सो ये जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है इसमें लेट मी जस्ट या जो पॉइंट ऑफ मर्चेंट्स मतलब कि दोज हु आर सेलिंग द गुड्स, वो क्या रिटेलर्स बोल सकते हो आप, दे यूज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ताकि वो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सके बाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और बाय कैश। तो पेमेंट्स क्या होती कहाँ कलेक्ट होती है स्टोर में, पेमेंट्स कैसे कलेक्ट होती हैं, थ्रू पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे कस्टमर्स हैं वो दे कैन मेक द पेमेंट, राइट। पीओएस सिस्टम जो होता है वो डायरेक्टली बैंक से कनेक्टेड होता है, ठीक है। टर्मिनल्स जो होते हैं जो टर्मिनल्स पीओएस सिस्टम यूज कर रहे हैं दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैंक, और they can credit the user's account and show payment to the merchant's बैंक बुक, सॉरी। तो क्या होता है, ये जो पीएस सिस्टम होता है वो कस्टमर के अकाउंट्स से डायरेक्टली पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, टू दी रिटेलर्स अकाउंट। नेक्स्ट, 4 responsibilities of sales manager towards the organization। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं फिर साथ साथ हम करेंगे इसका। इसमें भी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है सेल्स मैनेजर की, लेकिन टुवर्ड्स सेल्फ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है सेल्स मैनेजर की। नो, रीड द क्वेश्चन इंटायरली प्रॉपरली। इसमें पूछा है सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टुवर्ड्स द सेल्फ। तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुडविल बढ़ाना, राइट। कस्टमर की कस्टमर के आगे जो है ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बिल्डअप करना, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है सेल्स मैनेजर की। फिर रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना, राइट, ताकि वो टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सके रिपोर्ट्स। और कॉस्ट को रिड्यूस करना, उसके लिए स्टेप्स कैसे कौन से लेने हैं ये डिसाइड करना। देन कॉम्पिटिटर्स की एक्टिविटीज पे नजर रखना एंड एफर्ट्स करना ताकि सेल्स टारगेट जो है वो बढ़ जाए। कोऑर्डिनेट करना अदर डिपार्टमेंट्स के साथ और ऑर्गेनाइजेशन को प्राउड फील कराना, राइट। देन जितने भी चेंजेस हो रहे हैं डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर एरिया में, उनके साथ जो है इन टच रहना, राइट। तो ये सारे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन कि कॉस्ट कम करना, प्रॉफिट बढ़ाना, सेल्स बढ़ाना और रेपुटेशन बिल्डअप करना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सेल्फ। अपने लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स मैनेजर की, अपनी एबिलिटीज को डेवलप करना, ठीक है, सेलिंग एबिलिटीज भी डेवलप करना और keep himself in contact with the changes and development। फिर जो भी नई लेटेस्ट टेक्निक है उसकी नॉलेज को इनकलकेट करना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज वो भी होनी चाहिए। देन एफर्ट्स टू पुट अप मोर एफर्ट्स ताकि जो भी सेल्स मैनेजर की वीकनेस है वो रिमूव हो सके एंड कोऑपरेट करना, राइट। सो दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सेल्स सुपरवाइजर और मैनेजर क्या करते हैं, वो सेल्स एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं। तो सेल्स मैनेजर जो है दे आर फॉर्मर सेल्स पीपल हु मूव इनटू द मैनेजमेंट रोल। सेल्स मैनेजर कौन है, सेल्स सुपरवाइजर और मैनेजर जो है सेल्स एम्प्लॉय को मैनेज करते हैं। और वो पहले कौन थे, वो पहले खुद भी एक सेल्स एम्प्लॉय थे, लेकिन धीरे धीरे वो प्रमोशन के साथ मैनेजमेंट का रोल उनको मिला है,
सक्सेस, क्योंकि उन्होंने कुछ सेल टारगेट अचीव किए हैं, सक्सेस मिली उन्हें। तो सेल्स मैनेजर हैव टू डेमोन्स्ट्रेट सर्टेन ट्रेड्स टू द effective managers while understanding the unique nature of managing and motivating sales employee. तो बेसिकली इसमें आपको ये बताना है कि फीचर्स ऑफ सेल्स सुपरवाइजर, करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, फीचर्स ऑफ सेल्स सुपरवाइजर। तो पहला है सेल्स सुपरवाइजर, ही मस्ट बी अ गुड रिक्रूटर, उसके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो राइट पीपल को अपॉइंट कर सके, रिक्रूट कर सके, राइट। ही मस्ट बी अ गुड सेलर, तो ही मस्ट हैव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रैक रिकॉर्ड इन सेल्स, ठीक है। अगर उसका खुद का एक्सपीरियंस होगा तो वो अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है कि वो भी टारगेट्स अचीव करें। देन गोल सेटिंग, नेक्स्ट जो रोल है या फीचर है सेल्स सुपरवाइजर का कि गोल्स सेटअप करना, एंड दोज गोल्स शुड बी अटेनेबल, अगर वो डिफिकल्ट भी हैं तो भी इतने एफर्ट्स पुट करना कि वो अटेन हो सके। देन कोचिंग स्किल्स होनी चाहिए कि वो मेंटोर कर सके, ठीक है। ही कुड एक्ट एज अ कोच टू द एम्प्लॉयज, और उनको गाइड कर सके, मेंटोर कर सके एक्सेट्रा। एंड ही हैज टू बी गुड कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर मतलब सेल्स सुपरवाइजर की जो स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल एंड रिटन, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Then what is meant by customer centric? Explain two strategies for being customer centric. तो customer centric का मतलब क्या होता है? Designing and operating a business with the customer needs, preferences. तो आप बिजनेस को, कस्टमर सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हो या डिजाइन कर रहे हो वो किस बेसिस में कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर को क्या चाहिए। यहाँ पे जो भी फोकस है पूरे बिजनेस का वो है कस्टमर की नीड्स के ऊपर, ठीक है। आज के टाइम पे कस्टमर इज द किंग, अगर कस्टमर इज नॉट हैप्पी देन बिजनेस कैन बी लॉस्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द कस्टमर्स हैप्पी। स्ट्रेटेजीज क्या है, फीचर्स क्या है, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज भी लिख सकते हैं। कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, सो यहाँ पे जो भी स्टोर्स या सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए, कस्टमर के माइंड से, नॉट फ्रॉम द रिटेलर्स पॉइंट। ये पहली अप्रोच है। तो आप जो भी जो भी स्टोर्स है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कोई भी स्टोर बिल्टअप हो रहा है या जो भी सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे वो किस बेसिस पे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, कस्टमर को क्या चाहिए उस हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ना कि रिटेलर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। मेन एम क्या है कि कस्टमर को बहुत अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना ताकि ही शुड फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। देन कस्टमर कंट्रोल, शॉपिंग प्रोसेस जो है क्या है, इट इज मेड सिंपल, और कस्टमर्स को कंट्रोल देना ओवर देयर एक्सपीरियंस। और कस्टमर को कंट्रोल कैसे दिया जाता है कि उनको दे कैन मेक द डिसीजंस, ठीक है, व्हाट टू परचेज व्हाट नॉट टू परचेज, उनको अलाउ करना, फ्लेक्सिबिलिटी देना ताकि वो ब्रांड्स कंपेयर कर सके, प्राइस कंपेयर कर सके। देन इफेक्टिव यूज ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन, कस्टमर का डेटा जो है इट इज यूज टू एनहेंस द शॉपिंग एक्सपीरियंस। सो टेलर शॉपिंग एक्सपीरियंस, टेलर शॉपिंग एक्सपीरियंस का मतलब है कि जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर नीड्स। तो ये कुछ कस्टमर सेंटरिंग का सिंपल एक लाइन में मतलब समझ सकते हो आप, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा रही है या स्टोर जो सेटअप किया जा रहा है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव फॉर बीइंग कस्टमर सेंट्रिक। तो ये अभी अच्छा फीचर्स थे आपके, सॉरी स्ट्रैटेजीज अभी नीचे है।
फीचर्स भी अगर पेपर में आ सकता है। स्ट्रेटेजीज क्या है कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, राइट। सो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, जो बेसिकली अपने इनोवेशन पे ध्यान दे, नए कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दे, ताकि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर सके। देन कन्वीनियंस प्रोवाइड कर, अगर कस्टमर को कन्वीनियंस प्रोवाइड की जा रही है तो इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर बीइंग कस्टमर सेंट्रिक, राइट। सो कस्टमर्स को एनवायरनमेंट ऐसा देना चाहिए कि वो इजीली जो है स्टोर में दे कैन नेविगेट एंड वो डिसीजन ले पाए कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना। देन डेवलपिंग एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द कस्टमर। सो रिटेलर्स का काम क्या है कि जो भी कस्टमर इंफॉर्मेशन उनके पास है उसको इंटीग्रेट करना विद अक्रॉस ऑल द चैनल्स, राइट। देन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। सो कस्टमर्स जो हैं वही गुड्स एंड उनको इतना फ्लेक्सिबिलिटी देना ताकि वो प्रोडक्ट्स वगैरह चूज कर पाए जिससे जो उनकी प्रेफरेंसेस को सूट करे, राइट। तो ये स्ट्रैटेजीज है। Then come to the unit 2, that is non-store retailing. First question है, explain the concept of call centers in telemarketing imperatives. So call center क्या होता है, सभी को पता है कि एक वो ऑफिस है और मेन पर्पस क्या है इस ऑफिस का क्रिएट होने का कि यहाँ पे बेसिकली जितनी भी रिक्वेस्ट है, राइट, वो रिसीव की जाती है और ट्रांसमिट मतलब सेंड भी की जाती है बाय टेलीफोन। तो एक ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ बैठा होता है एंड दे आर रिसीविंग दी एंड ऑल्सो सेंडिंग रिक्वेस्ट बाय टेलीफोन। सो कॉल सेंटर के साथ साथ कलेक्टिव हैंडलिंग ऑफ लेटर, फैक्स, ईमेल एट वन लोकेशन इज नोन एज कॉन्टेक्ट सेंटर। एक तो वर्ड है कॉल सेंटर और दूसरा है कॉन्टेक्ट सेंटर। तो कॉन्टेक्ट सेंटर क्या है कि कॉल सेंटर के साथ साथ अगर लेटर कलेक्ट किए जा रहे हैं, फैक्स कलेक्ट किए जा रही है, ईमेल एट वन लोकेशन, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट सेंटर। अब कॉल सेंटर तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो है बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं, राइट, एंड टेलीफोनिकली दे रिसीव एंड दे ट्रांसमिट द रिक्वेस्ट. So what is required to get a good return from your telemarketing investment? तो अगर you want good return from telemarketing investment तो क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग बजट की हो, ऑब्जेक्टिव्स, मैन पावर, स्किल्स एक्सेट्रा, राइट। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रिप्ट भी अच्छी होनी चाहिए, राइट, एंड स्किल टेलीमार्केटर्स होने चाहिए। देन 3 एडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग जो है इससे काफ़ी बिजनेस को हेल्प मिलती है, ठीक है, ताकि जो दे वाई इट हेल्प्स द बिजनेसेस बिकॉज विद द हेल्प ऑफ ई मार्केटिंग बिजनेस जो है अपने कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकते हैं 24/7। ऑनलाइन हेल्प डेस्क होते हैं, सब टिकट्स रेज भी करके कस्टमर्स जो है अपनी क्वेरी सॉल्व करते हैं, राइट। सो इट इंक्रीज कन्वीनियंस एंड सेटिस्फेक्शन। तो पहला एडवांटेज है कस्टमर सपोर्ट जो है वो ई मार्केटिंग के थ्रू कंटिन्यूस होता है, प्रोवाइड होता है। देन ग्लोबल रीच। सो इंटरनेट ई मार्केटिंग से बिजनेस जो है अपने कस्टमर्स को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अभी जैसे ये तो टॉपिक मैं ई मार्केटिंग अभी कवर कर रही हूँ, लेकिन आप इंटरनेट से अगर रिलेट करें, जैसे अगर मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ सपोज, तो कितने बच्चों को मैक्सिमम पढ़ा पाऊंगी एक क्लास में? 30 या 40। बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आई एम रीचिंग यू ऑल। मुझे नहीं पता अभी ये वीडियो कहाँ कहाँ से बच्चे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, बट आई एम गेटिंग द मैसेजेस फ्रॉम नेपाल ऑल्सो। मेनी स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग ऑन माई वीडियो दैट मैम वी आर वॉचिंग योर वीडियो फ्रॉम नेपाल। तो इसी तरह ई मार्केटिंग की हेल्प से भी कस्टमर्स जो ग्लोबली हैं लोकेटेड, यू कैन रीच देम ऑल्सो। फिर इंस्टेंट अपडेट्स विद द ऑटोमेटेड टूल्स।
सो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर और टूल से जो है कस्टमर्स जो है ये जो ऑटोमेटेड टूल्स यूज किए जाते हैं, इसका क्या फायदा होता है कि इट कीप्स कस्टमर इन्फॉर्म्ड कि कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं एक्सेट्रा। एंड बड़ा इंटरैक्टिव और कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। इंटरैक्टिव कैसे है कि कस्टमर्स जो है इंगेज रहते हैं ई मार्केटिंग के थ्रू, थ्रू ब्लॉग्स, डिस्कशंस, फीडबैक, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर वर्चुअली आप ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप देखें तो शॉप के थ्रू तो मार्केटिंग करना या अदरवाइज मार्केटिंग करना भी बहुत वो एक्सपेंसिव है। लेकिन ई मार्केटिंग में ना आपको कोई लोकेशन चाहिए, कॉस्ट भी कम होती है, तो इस कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर बेटर कंट्रोल रहता है ओवर कस्टमर इंटरेक्शन। देन 3 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर्स। राइट, ऊपर क्या था बेटा? ऊपर हमने पढ़ा है एडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं कि ई मार्केटिंग पढ़ा और फटाफट लिखने लग गए। नो, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट इज आस्क्ड इन द पेपर, वेदर इट इज एडवांटेजेस और एट्रीब्यूट्स। सो पहला फीचर है वन टू वन अप्रोच। तो जो मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं दे आर डायरेक्टेड पर्सनली टू ईच यूजर। ठीक है, तो हर यूजर के अकॉर्डिंगली जो है मार्केटिंग मैसेजेस और डायरेक्ट होते हैं। तो कैसे ये पता लगता है कि क्या रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर यूजर की? तो यूजर की जो ऑनलाइन एक्टिविटी होती है कि क्या वो सर्च कर रहे हैं, तो उससे से पता लग जाता है। फिर उनकी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो है मैसेजेस स्पेशली उनके लिए डिजाइन किए जाते हैं। फिर अपील्स टू स्पेसिफिक इंटरेस्ट। ई मार्केटिंग जो है टारगेट्स यूजर्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। तो जो उनका ऑनलाइन बिहेवियर होता है यूजर्स का, ठीक है, तो उसके बेसिस में जो है अ, उनको वही प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं जो यूजर एक्सेस कर रहा था। ठीक है, अगर सपोज आप अमेजोन में जाकर आप कोई पेन के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप देखोगे वो आपको और भी जो है ऑप्शंस देगा ऑफ वैरायटी ऑफ पेन। तो यूजर्स का क्या किस चीज में इंटरेस्ट है, तो ई मार्केटिंग जो है उन यूजर्स को टारगेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ द हॉबीज, देयर इंटरेस्ट। फिर जियो टारगेटिंग भी पॉसिबल है। राइट, तो जियो टारगेटिंग का क्या मतलब है कि ऑन द बेसिस कि यूजर कहाँ पे रहता है, कहाँ लोकेटेड है, किस सिटी को बिलोंग करता है, किस कंट्री को बिलोंग करता है, एड्स और कंटेंट जो है कस्टमाइज किए जाते हैं ऑन द बेसिस कि यूजर कहाँ पे लोकेटेड है। इसी को बोलते हैं जियो टारगेटिंग। राइट, देन डिफरेंट कंटेंट बाय चॉइस। तो यूजर्स जो है वो चूज कर सकता है कि देयर लोकेशन ऑन अ वेबसाइट एंड द कंटेंट दे सी विल चेंज बेस्ड ऑन दैट चॉइस। आप देखते हो यूट्यूब में आप जो सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो बार बार आपको वैसा ही कंटेंट यूट्यूब आपको रिलेटेड कंटेंट ही बार बार शो करेगा। तो ये एल्गोरिथम ऐसे ही वर्क करता है। देन ऑटोमेटेड कंटेंट। तो यहाँ पे ई मार्केटिंग जो है वो पर्सनलाइज कंटेंट डिलीवर करता है कस्टमर्स को। प्रोसीजर क्या है ई टेली मार्केटिंग का? सॉरी, टेली मार्केटिंग प्रोसीजर। तो टेली मार्केटिंग में मल्टीपल कॉल्स होती हैं। तो जो इनिशियल फर्स्ट कॉल होती है ये इससे पता ये क्यों की जाती है कि कस्टमर की नीड्स को पता के बारे में पता लगा सके, टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर नीड्स। देन कस्टमर्स की पोटेंशियल कस्टमर्स आइडेंटिफाई होते हैं। पोटेंशियल कौन से हैं? जो अभी आपके कस्टमर नहीं है बट इन फ्यूचर दे कैन बिकम योर कस्टमर्स। ठीक है, और कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि पास्ट परचेजेस देखते हैं, उन्होंने पहले पास्ट में क्या खरीदा था, क्या इंक्वायरी कर रहे हैं। राइट, सो सेकेंड स्टेप इज दिस। नेक्स्ट है सोर्स फॉर लीड्स। सो जो नेम्स हैं
वो आप कैसे पता कर सकते हो? फ्रॉम द कंपनी डेटाबेस, परचेज लिस्ट, टेलीफोन डायरेक्टरीज एक्सेट्रा, एंड फाइनल कॉल। सो यहाँ पे जितने भी प्रोस्पेक्ट थे जो अभी आपके बायर्स नहीं है बट फ्यूचर में बायर बन सकते हैं, इसमें इस स्टेज में फाइनल कॉल में फोकस रहता है कि उनको एक्चुअल बायर्स में कन्वर्ट करना। सो टेली मार्केटिंग प्रोसीजर में सबसे पहले है कि कॉल की जाती है, फिर कस्टमर्स की पास्ट हिस्ट्री के बेसिस में देखा जाता है कि क्या वो आपके फ्यूचर में कस्टमर बन सकते हैं या नहीं, ठीक है। एंड फाइनली कॉल की जाती है। कॉल का मतलब है कि कोशिश की जाती है कि इन पोटेंशियल कस्टमर्स को हम कन्वर्ट कर सकें रियल बायर्स में। नाउ थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ टेली मार्केटिंग। सो टेली मार्केटिंग के क्या एडवांटेजेस हैं? इट इज यूज्ड फॉर डेटाबेस बिल्डिंग, कस्टमर रिटेंशन, क्रॉस सेलिंग, मार्केट रिसर्च। अभी काफी आपको हेवी टर्म्स लग रहे होंगे बट यू हैव टू मेक यूज ऑफ सच टर्म्स व्हाइल राइटिंग योर आंसर, राइट? सेकेंड, क्विक एंड मेजरेबल। सो टेलीमार्केटिंग में आपको इमीडिएट रिजल्ट जो है वो यू कैन फाइंड आउट। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिजल्ट्स। थर्ड, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशन होती है, वन टू वन इंटरेक्शन होती है। टेलीमार्केटिंग में वन पर्सन इज कॉलिंग टू अनदर, तो वन टू वन इंटरेक्शन है, कस्टमर से रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। एंड इट वर्क विद अदर मेथड्स आल्सो लाइक ईमेल मार्केटिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग। सो आपको ये जस्टिफाई करनी है स्टेटमेंट बाय हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। ट्रेडिशनल और ई मार्केटिंग का डिफरेंस। सो ई मार्केटिंग में क्या है? कम्युनिकेशन जो है बड़ी इंटरैक्टिव होती है और डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल में कॉन्टेक्ट इज फ्रॉम वन साइड। जैसे आप टीवी में एड्स के थ्रू देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केटर जो है, सेलर, वो तो कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है, एडवर्टाइज कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन इट इज फ्रॉम वन साइड। ई मार्केटिंग में both buyer and the seller they interact with each other. Then display goods, यहाँ पे वेबसाइट में गुड्स डिस्प्ले होते हैं, लेकिन इधर ट्रेडिशनल में वेबसाइट में वेबसाइट तो नहीं है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो स्पेस होता है वो काफी लिमिटेड होता है फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। यहाँ पे लेकिन आप काफी सारे ई मार्केटिंग में गुड्स डिस्प्ले, वैरायटी ऑफ गुड्स यू कैन डिस्प्ले। ई मार्केटिंग में रिलेशनशिप विद द कस्टमर इज लॉन्ग टर्म, यहाँ पे इट इज वन डील, मतलब कि आपने एक कस्टमर के साथ एक डील की तो दैट इज वन टाइम शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। कॉस्ट ई मार्केटिंग में कम है और ट्रेडिशनल में ज्यादा है। टारगेट कस्टमर, सो यहाँ पे इट इज एसेसिबल टू द क्लाइंट। यहाँ पे ई मार्केटिंग में इसका मतलब क्या है? टारगेट कस्टमर्स जो है यू कैन रीच और कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू यू कैन टारगेट द कस्टमर वाइड ऑडियंस। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच टारगेटेड कस्टमर, ओके। और बैंड बैंड का मतलब है ट्रेडिशनल मार्केट की जो कवरेज है वो लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे इट इज वाइड कवरेज, इट इज वाइड। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, 6 फीचर्स ऑफ ई शॉप। तो ई शॉप कौन सी है? जहाँ पे ऑनलाइन कैटलॉग होता है गुड्स का, सर्च इंजन प्रोवाइड होता है गुड्स के लिए, शॉपिंग कार्ट होती है। आपने अमेजोन में, तो आप लोग मेरे से ज्यादा शॉपिंग करते होंगे, आपने देखा होगा कि गुड्स को शॉपिंग कार्ट में डालते हैं, है ना। और हर देन ऑनलाइन कांटेक्ट पर्सन होता है, ऑर्डर स्टेटस आप
जो है चेक कर सकते हो आपके गुड्स कहाँ पहुंचे हैं। एंड कस्टम यूज ऑफ फोरम एंड कस्टमर कम्युनिटी। फोरम एंड कस्टमर कम्युनिटी का मतलब क्या है कि अगर आप नॉट सेटिस्फाइड विद द गुड्स तो आप कस्टमर केयर पे जाके, ठीक है, वहां पे अपना जो इशू है रिजॉल्व कर सकते हैं। देन व्हाट इज द रोल ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो आईसीटी से जो है देयर इज अ रैपिड ग्रोथ इन रिटेल एक्टिविटीज। रिटेल एक्टिविटीज आईसीटी से काफी बढ़ गई है, ठीक है। एंड इट इज अ की इनेबलर फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो ये 2 पॉइंट्स ही बहुत है लिखने के लिए। फिर एडवांटेजेस बताने हैं ई रिटेलिंग के रिटेलर्स को, कि लोकेशन यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है ई रिटेलिंग में, साइज डज नॉट मैटर। देन ई रिटेलिंग में क्या होता है, वेजेस और जो प्रेमिसेस की कॉस्ट है, रेंट वेंट, वो सब सेव हो रहा है। यू कैन रीच लार्जर ऑडियंस। देन हायर डिस्पोजेबल इनकम प्रोफाइल देन एवरेज। एंड ऑर्डर्स यहाँ पे 24/7 एक्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड क्रॉस एंड अप सेलिंग, राइट। नाउ अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा वो क्या है, बेनिफिट्स पढ़े थे ई रिटेलिंग फॉर रिटेलर्स। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, बेनिफिट ऑफ ई रिटेलिंग पढ़ते हैं और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। इतना इम्पेशेंट नहीं होना है पेपर में, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। इट इज ई रिटेलिंग फॉर रिटेलर्स। नेक्स्ट को है ई रिटेलिंग फॉर कस्टमर। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट है ई रिटेलिंग का, कन्वीनियंस है, बेटर इंफॉर्मेशन मिलती है, प्राइस कॉम्पिटिटिव होते हैं, एंड कस्टमाइजेशन, एंड यू कैन शॉप एनीवेयर एनी टाइम। अच्छा एक चीज और बेटा, क्वेश्चन देखिए 3 लिखे हैं, तो अब यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 एंड 5, तो आपको पांचों नहीं, अगर 3 पूछे तो 3 ही लिखने हैं, 3 पॉइंट्स बट विद एक्सप्लेनेशन। ये ध्यान रखना, सिर्फ पॉइंट हेडिंग मत लिख के आ जाना पेपर में आप लोग को। देन एक्सप्लेन ऑप्ट इन ई मार्केटिंग। ऑप्ट इन का क्या मतलब है, सो ऑप्ट इन ईमेल एडवर्टाइजिंग या परमिशन मार्केटिंग, ये वो मेथड है जहाँ पे एडवर्टाइजिंग की जाती है थ्रू ईमेल। आप देखते होंगे आपको ईमेल में काफी सारी प्रमोशनल मेल्स आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने कंसेंट दी हुई है। फिर नीचे आप देखेंगे ईमेल के नीचे ये भी आता है, अनसब्सक्राइब इफ यू डू नॉट वांट टू रिसीव द मैसेज देन यू कैन अनसब्सक्राइब, है ना। सो ऑप्ट इन का मतलब क्या है, आपने कंसेंट दी हुई है दैट आपको ऐसी प्रमोशनल मेल्स जो हैं वो आती रहे, राइट। यूनिट 2 भी ओवर हो गया हमारा। यूनिट 3 पे आते हैं, दैट इज रिटेल पॉइंट ऑफ सेल। तो रिटेल पॉइंट ऑफ सेल क्या है, ये फर्स्ट एंड लास्ट इंटरेक्शन है जो कस्टमर की होती है स्टोर में। तो ये वो पॉइंट ऑफ सेल का मतलब क्या है, आप कस्टमर ने गुड्स खरीद लिए हैं, अब वो पे करने के लिए आगे बिलिंग काउंटर पे आता है। तो जो बिलिंग काउंटर वाला एरिया है, यहाँ पे कस्टमर का पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है और लास्ट टाइम भी हो रहा है, क्योंकि पेमेंट के बाद तो वो स्टोर पे चला जाएगा। सो इट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंटरेक्शन। राइट द यूज ऑफ कैश ड्रॉर इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। तो ज्यादातर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक कैश ड्रॉर्स होती हैं, राइट। सो यहाँ पे ये ड्रॉर्स क्यों यूज की जाती है, ताकि जो मनी है उसको रखा जाए, टू होल्ड मनी कलेक्टेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ डिफाइंड पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग। पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग को पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग भी बोला जाता है। वाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग, क्योंकि इसमें क्या है, बेसिकली जो शॉप जो होते हैं, इट अट्रैक्ट रिटेल शॉपर्स एट द पॉइंट ऑफ परचेज। तो रिटेल शॉपर्स का मतलब क्या हो गया, ये थोड़ी सी लैंग्वेज आपको इधर टफ लगेगी। रिटेल शॉपर्स का मतलब बायर्स ही हो गया।
तो यहाँ पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग, जिसको पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, बायर्स जो है वो दे गेट अट्रैक्टेड, राइट, एंड दे इट अट्रैक्ट द बायर्स इनटू बाइंग एडिशनल प्रोडक्ट एट द चेकआउट। तो पॉइंट ऑफ सेल में क्या है, पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आपने, कस्टमर तो वहां पर आया था पेमेंट करने बिल काउंटर में, ठीक है, बिल काउंटर है ये, कस्टमर यहाँ पे खड़ा है और वो पे करने आया है बिल, लेकिन आपने इसी पॉइंट ऑफ सेल एरिया में बिल काउंटर के पास ही यहाँ पे एक रैक लगा दिया है और गुड्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए, ठीक है, यस, यहाँ पे इधर ही जहाँ कस्टमर खड़ा है इधर ही एक रैक रख दिया और यहाँ बड़े अट्रैक्टिव गुड्स नए नए जो आए हैं, अभी मार्केट में आए भी नहीं है, वो डिस्प्ले कर दी। तो इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग की, कस्टमर आया तो बिल पे करना था, लेकिन गुड्स को देखते वो उन गुड्स को भी खरीद लेता है, सो इट रिजल्ट्स इन इम्पल्सिव परचेज। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंट ऑफ परचेज? पॉइंट ऑफ सेल को ही पॉइंट ऑफ परचेज बोला जाता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि दे पे फॉर द प्रोडक्ट परचेज बाय देम एट द पॉइंट ऑफ सेल एरिया, यानी ये पॉइंट ऑफ सेल एरिया है, ठीक है, यानी बिल काउंटर बोल लो आप, तो कस्टमर यहाँ पे आया और ये पॉइंट ऑफ सेल एरिया में जो इधर गुड्स जो थे, ठीक है, व्हाई ही इज कमिंग टू द पॉइंट ऑफ सेल एरिया, बिकॉज ही वांट्स टू पे फॉर द गुड्स ही हैज परचेज, तो इसलिए पे ऑफ पॉइंट ऑफ परचेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोसेस बताना है पॉइंट ऑफ सेल का। तो पहला तो है स्कैनिंग द प्रोडक्ट्स। तो कस्टमर जब खरीद लेता है गुड्स, कैशियर के पास जाता है, कैशियर उसको स्कैन करता है बारकोड स्कैनर से, और ये जो बारकोड स्कैनर है ये लेजर बीम का यूज करता है ताकि बारकोड को रीड करा जा सके। देन स्कैनिंग के बाद कस्टमर पेमेंट करता है, पेमेंट आप कैश से भी कर सकता है, क्रेडिट से भी, क्रेडिट कार्ड से भी और डेबिट कार्ड से भी, राइट। देन बिल प्रिंट होता है, जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है बिल प्रिंट करता है, एक कॉपी कस्टमर को दी जाती है और दूसरी कॉपी स्टोर अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है, राइट। फोर्थ है कैश ड्रॉ। अगर कैश ड्रॉर में क्या है, अगर पेमेंट कैश में कस्टमर कर रहा है तो कैश ड्रॉर ऑटोमेटिकली ओपन होती है और वहां पे पैसा रखा जाता है। देन एक्सप्लेन द यूज ऑफ बारकोड स्कैनर इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था बारकोड स्कैनर क्या करता है, ये स्कैन करता है जो भी गुड्स खरीदे हैं, और कैसे स्कैन करता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड लिखा होता है, ऐसे प्रिंटेड, ऐसे होता है दिस लाइन। तो इस कोड को स्कैन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बीम, लेजर लाइट बीम, ठीक है। सो दो तरह के बारकोड स्कैनर्स होते हैं, एक तो फिक्स स्कैनर्स होते हैं काउंटर पे, तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, काउंटर में उस प्रोडक्ट को एक फ्लैट ग्लास सरफेस के अंडर रखा जाता है और लेजर बीम जो है उसके थ्रू प्रोडक्ट की सारी जो इंफॉर्मेशन बारकोड में इंफॉर्मेशन है उससे पता लग जाता है प्रोडक्ट किस क्वालिटी, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का नंबर क्या है। और दूसरा होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। तो यहाँ पे कई बल्कि प्रोडक्ट्स तो आप उठाकर स्कैन नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये वाले हैंड हेल्ड स्कैनर यूज होते हैं फॉर दी स्कैनिंग दी हेवी आइटम्स। देन रोल ऑफ बैक ऑफिस सर्वर इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। जो बैक ऑफिस सर्वर है, इट इज द मेन कंप्यूटर ऑफ द पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, और इसको ब्रेन भी बोला जाता है सिस्टम का, राइट। तो ये यहाँ पे ये मेन कंप्यूटर है जहाँ पे कंपनी की इंफॉर्मेशन, प्राइस, सेल्स रिपोर्ट स्टोर की जाती है। नाउ व्हाट आर द की रिक्वायरमेंट्स that must be met by modern
पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। सो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, it should be easy to use, remote supportability, low cost, rich functionality, etc. दो ब्रॉड कैटेगरीज बतानी है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की। ये है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, टारगेट बिजनेस सेगमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग की, ताकि इसमें क्या होता है, कस्टमर्स अगर प्रोडक्ट रखे हैं बिलिंग काउंटर के पास, कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ती है, ठीक है, एंड नए प्रोडक्ट अवेयरनेस बढ़ी, ही में ट्राई द प्रोडक्ट एंड अल्टीमेटली वो परचेज भी कर लेगा, और परचेज करेगा तो कंपनी की सेल्स बढ़ती है। सो दिस इज व्हाई पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट। देन चेकआउट किसे बोलते हैं, ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल ही है जिसको चेकआउट बोला जाता है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल और मोर जनरली टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो आप यही कर सकते हो उसमें। देन डिफाइन मॉनिटर, मॉनिटर क्या है, ये वो स्क्रीन है जहाँ पे जो सेल्स स्टाफ जो है वो सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन मॉनिटर में देखता है। कुछ आइटम्स ऐड होती हैं तो स्टाफ देख लेता है कि उस आइटम का क्या, कौन सी आइटम ऐड हुई है, उसका प्राइस क्या है, टैक्स कितना है, सेविंग कितनी है। तो मॉनिटर से ही सारा जो है सेल्स के बारे में, प्रोडक्ट की सेल्स, उसकी प्राइस, सारी इंफॉर्मेशन मॉनिटर के थ्रू ही मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रोहन एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है विजय सेल से। सो पेमेंट के बाद वो बिल मांगता है, तो इंस्ट्रूमेंट बताना है जिससे बिल जो है प्रिंट होता है, तो इट इज प्रिंटर। फीचर्स बताने हैं आपको, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आई एम टेकिंग अ पॉज फॉर अ मिनट, राइट, तो आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए इसका। यस, तो स्मॉल प्रिंटर जो है वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के साथ ऐड किया जाता है, राइट, और प्रिंटर से जो है सेल्स रिपोर्ट एक्सेट्रा प्रिंट होती है। इट कैन ऑल्सो प्रिंट कॉपीज ऑफ द सेल फॉर द कस्टमर एंड फॉर द मर्चेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने फ्रूट्स वेजिटेबल खरीदे हैं लेकिन पेमेंट के टाइम उसको याद आया वो कैश नहीं लेकर आया, तो दो ऑल्टरनेटिव्स बताने हैं वो पेमेंट कर दे। पहला है क्रेडिट डेबिट कार्ड और दूसरा है डिजिटल पेमेंट एप्स लाइक गूगल पे, पेटीएम। दो बेनिफिट्स बताने हैं, तो कन्वीनियंट है और सिक्योरिटी भी है। डिजिटल पेमेंट्स जो है वो सिक्योर्ड भी होती है, ठीक है, विद द इनक्रिप्टेड डेटा। नाउ टू पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल एंड मॉडर्न पॉइंट ऑफ सेल। तो टेक्नोलॉजी को अगर हम बेस ले, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल में क्या यूज होता था, कैश रजिस्टर विद लिमिटेड फीचर्स, और मॉडर्न में एडवांस सिस्टम यूज होते हैं विद फीचर्स लाइक टच स्क्रीन एक्सेट्रा। पेमेंट मेथड्स क्या है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ सेल के, कैश एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और मॉडर्न पॉइंट ऑफ सेल में, अच्छा ट्रेडिशनल में कैश एंड कार्ड स्वाइप्स, और मॉडर्न में मल्टीपल पेमेंट मेथड होते हैं जैसे मोबाइल वॉलेट्स एक्सेट्रा। नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग द प्रोडक्ट। तो ये तो जब हम बारकोड स्कैनर का पढ़ रहे थे उसी में ये टॉपिक आपका ऑटोमेटिकली कवर हो गया था कि स्कैनिंग में जो प्रोडक्ट को बारकोड स्कैनर यूज किया जाता है, राइट। तो जो बारकोड स्कैनर है वो लेजर बीम का यूज करता है टू स्कैन दी बारकोड, एंड इट इज, इस प्रोसेस में जो प्राइस है प्रोडक्ट का, क्वांटिटीज है, वो इजिली जो है प्रोसेस इसको रीड कर लेता है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स। जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स है वो तो आपको पता है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर्स है ये क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करता है, ओके।
ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटराइज्ड पॉइंट ऑफ सेल। ऑब्जेक्टिव क्या है पॉइंट ऑफ सेल का, कंप्यूटराइज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का, कि यहाँ पे जितनी भी सेल्स है और इन्वेंट्री उसको इजीली मॉनिटर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, राइट। 4 कंपोनेंट्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन अभी डिटेल में नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न है मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, राइट। तो अगर आपको कंटेंट को प्रॉपरली समझना है, यू कैन गो एंड वॉच माई डिटेल वीडियो, लिंक आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन, राइट। तो फर्स्ट कंपोनेंट है बैक ऑफिस सर्वर, देन मॉनिटर, देन बारकोड स्कैनर, कैश ड्रॉ, keyboards, etc. So with this our unit 3 is also over. Let's continue with unit 4, that is billing and accounting. तो दो limitations आपको बतानी है accounting की। accounting की limitation है कि it does not record all events, ठीक है, current value reflect नहीं करता है, और जो भी accounting हो रही है it is influenced by personal judgment। फिर कॉस्ट और प्रॉफिट की जो इंफॉर्मेशन है इट इज इनएडुकेट। फिर फंक्शंस बताने हैं बाय अकाउंटेंट। ये सारे जो फंक्शंस हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि वर्क डिजाइन करना, यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम डिजाइन करना, रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, समराइज करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना, देन रिपोर्टिंग वर्क, यानी कि कम्युनिकेट करना सारी इंफॉर्मेशन टू दी पार्टीज, यूजर्स, बजट प्रिपेयर करना, टैक्सेशन का काम, ऑडिटिंग का काम, ये सारे फंक्शन हैं। फिर आपको बताना है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। अकाउंटिंग बेटा वाइडर है, बुक कीपिंग नैरो है। तो ये बाकी डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक कीपिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, क्लासीफाई की जाती है, समराइज की जाती है और एनालिसिस भी होता है। लेकिन बुक कीपिंग में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी स्टोर जो सुपरमार्केट है, ग्रोसरी आइटम्स में डील करती है। स्टोर का जो अकाउंट है पीएनबी के साथ है, तो सारी कलेक्शंस जो हैं वो बैंक में ही होती है डेली बेसिस में, ठीक है, और पेमेंट्स भी बैंक के थ्रू होती है। तो इस केस स्टडी के थ्रू आपको बताना है कौन सा अकाउंट लक्ष्मी स्टोर को ओपन करना है। करंट अकाउंट, क्योंकि बिजनेस है ना, तो बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट नहीं होता है बेटा, करंट अकाउंट होता है। फिर एडवांटेजेस बताने हैं बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट, सेफ्टी ऑफ मनी एंड कन्वीनियंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एडवांटेजेस बताने सब्सिडरी बुक्स के। तो सब्सिडरी बुक में क्या है, टाइम लेबर सेव होती है, इंटरनल चेक सिस्टम इफेक्टिव होता है, राइट, एंड ट्रांजेक्शन्स का डिटेल रिकॉर्ड आप कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। वो और क्यू मैनेजर्स, क्यू मैनेजर्स कौन होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो कस्टमर की क्यू को मैनेज करते हैं। दो फीचर्स बताने हैं टेलीकॉम रिटेल बिलिंग के, कि टेलीकॉम बिलिंग क्या है, इट इज कि इसमें आप कलेक्ट करते हो कि कस्टमर ने कितना यूज किया है, यूसेज कलेक्ट करते हो, टोटल करते हो, फिर उसमें रेट अप्लाई करते हो, रेंटल चार्जेस अप्लाई करते हो, और फिर कस्टमर के लिए बिल जनरेट होता है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट है कि बिलिंग सक्सेसफुल हो, उसके लिए कौन से दो चीजें, कि टाइमली भी बिलिंग होनी चाहिए और एक्यूरेट भी होनी चाहिए। फिर 4 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट बताने हैं। पहला है, मैं मार्क कर गया, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर इधर कर लेते हैं,
फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, और अमाउंट को विड्रॉ नहीं बीच में कर सकते, पीरियड की एक्सपायरी के बाद ही जो है अमाउंट विड्रॉ होता है, राइट। सेविंग डिपॉजिट कौन से हैं, यहाँ पे सैलरीड लोगों के लिए होता है ये, कि देख अमाउंट जो है आप विड्रॉ करते हो फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होता है, इधर हाई होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इज लो। देन करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन दे मेंटेन द करंट अकाउंट इन द बैंक। देन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, तो ये उन लोगों के लिए सुटेबल है जो इसकी रेगुलर इनकम होती है। नेक्स्ट में आपको एडवांटेजेस बताने हैं अकाउंटिंग के, तो बुक आई एम नॉट रीडिंग द फुल क्वेश्चन, आपको एडवांटेजेस बताने हैं, ये एडवांटेजेस। रिकॉर्ड मेंटेन होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, इट प्रोवाइड कंट्रोल ओवर एसेट्स, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव स्टडी एक्सेट्रा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ स्वाइप कार्ड रीडर इंटरफेस। सो इसको यूज करने से, स्वाइप कार्ड रीडर से जो कैशियर की जॉब है वो बहुत आसान हो गई है। तो कार्ड की जो पेमेंट्स है वो इट गेट कार्ड पेमेंट्स गेट कैप्चर्ड डायरेक्टली विदाउट द मैनुअल एंट्री। तो कार्ड से जितनी भी पेमेंट हुई है वो डायरेक्टली कैप्चर हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, कि बुक्स ये जो रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करना, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, फर्म की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी फाइंड आउट करना, और जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना टू द वेरियस यूजर्स। देन रूल्स बताने डबल एंट्री के, राइट, एंड स्टेप्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द रूल। तो पहला रूल है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड, डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, राइट। फिर उसके बाद स्टेप्स कौन से हैं, कि आपको ये देखना है कि कौन से दो ऐसे अकाउंट हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। आपको देखना है कि कौन से अकाउंट से बिलोंग करती है क्लास, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल है या रियल है। देन आप रूल्स जो ऊपर हमने पढ़े ये वाले आप अप्लाई करते हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। दो फीचर्स बताने हैं अकाउंटिंग के। अभी हमने लिमिटेशंस पढ़ ली अकाउंटिंग की, एडवांटेजेस भी पढ़ लिए, अब हम फीचर्स देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स के लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, और कंसिस्टेंट होने चाहिए रूल्स। जैसे अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, तो नेक्स्ट ईयर भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करोगे, जबकि देर आर टू रूल्स, रिटन डाउन और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो आप रूल फॉलो कर रहे हो इट शुड बी सेम ईयर आफ्टर ईयर, राइट। कंपेयर कर सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रही है फर्म अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो कंपेरेबल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। देन सब्सिडरी बुक्स क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, राइट। एडवांटेजेस क्या है, लॉट ऑफ टाइम लेबर सेव होती है, राइट। इंटरनल चेक सिस्टम इफेक्टिव होता है, और देन ये भी आप जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी अवेलेबल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स आई एम नॉट रीडिंग, टेक द स्क्रीनशॉट, ये वेरियस टाइप्स है सब्सिडरी बुक्स की, ओके। टू सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट है कैश सिस्टम, देन मर्केंटाइल, फिक्स्ड। कैश सिस्टम में क्या है, जो अकाउंटिंग एंट्री होती है वो इट इज मेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। तो जब कैश मिलेगी तो ही एंट्री होगी, जब कैश पे करोगे तो ही एंट्री होगी।
यहाँ कोई भी पेमेंट रिसीव जो ड्यू होती है वो रिकॉर्ड नहीं करी जाती। मर्केंटाइल में हम एक्रूअल सिस्टम भी बोलते हैं, तो यहाँ पे एंट्रीज करते हैं हम रिकॉर्ड ऑन द बेसिस जब अमाउंट ड्यू होता है, राइट। देन फिक्स सिस्टम जो कैश और मर्केंटाइल दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर आपको 3 रीजंस बताने हैं कि कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में कुछ डिफरेंस है। इन डिफरेंस के कोई भी 3 रीजन बताओ। तो ये वाले हैं, चेक इशूड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्लीज आई एम नॉट रीडिंग, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये सारे रीजंस हैं। ओके, 3 एडवांटेजेस ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो कोई भी जो एरर है कैश बुक में या बैंक स्टेटमेंट में, वो एरर पता लग जाता है बाय प्रिपेयरिंग दी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। फिर जो डिले होता है, ठीक है, कि क्यों नहीं चेक क्लियर हो रहे, वो भी रिकंसिलेशन से पता लग जाता है। देन रेगुलर रिकंसिलेशन जो है, अगर आप इट डिस्करेजेस द स्टाफ, राइट, और इवन दैट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेजलमेंट। तो जो अगर रेगुलर आप रिकंसाइल कर रहे हो बुक्स को, पासबुक को, कैश बुक को, तो अगर बैंक किसी भी बैंक के एम्प्लॉयज या एनी अदर पर्सन जो फ्रॉड वगैरह करता है, एंट्रीज रिकॉर्ड करने में गड़बड़ी करता है, ही ऑल्सो गेट्स अलर्ट कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अगर बनती है तो ही में गेट कॉट। नेम 2 एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किस किस के काम आती है? इन्वेस्टर्स के, क्रेडिटर्स के, गवर्नमेंट के, पब्लिक के, रिसर्चर्स के, एनजीओज के। देन आपको डिफरेंस बताना है रिटेल एंड होलसेल बिलिंग। रिटेल बिलिंग में किसके साथ डील करता है? विद एंड कस्टमर, राइट। होलसेल बिलिंग जो है, इट डील्स विद द बिजनेस एंटिटी। यहाँ 100% एक्यूरेसी चाहिए रिटेल में, जो पॉसिबल नहीं होती है होलसेल में। 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होती। फिर रिटेल बिलिंग में बिलिंग होती है पर्सनल यूज की, जो आप सर्विसेज जो यूज कर रहे हो उसकी बिलिंग इज इंक्लूडेड इन रिटेल बिलिंग, जैसे इंटरनेट एक्सेट्रा। लेकिन होलसेल बिलिंग जो है इन एंटिटीज के लिए यूज होता है, रीसेलर्स के लिए, इंटरकनेक्ट पार्टनर्स के लिए, रोमिंग पार्टनर्स के लिए। देन 2 कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? ये वो कस्टम्स हैं या ट्रेडिशंस हैं जिनको यूज करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। तो पहला तो है डिस्क्लोजर कन्वेंशन। इसका मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, राइट। नेक्स्ट, कि जो इम्पोर्टेंट, जो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो डिटेल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो पहला तो है कि सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में, सारी इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। सेकंड में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो डिटेल में रिकॉर्ड होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी की जो सेम मेथड, आप जो एक मेथड फॉलो कर रहे हो, इट शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया है, डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से यूज कर रहे हो तो वही आप फॉलो करोगे। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि कोई भी अगर प्रॉफिट बिजनेस में होने वाले हैं तो डोंट एंटिसिपेट, उसके बारे में मत सोचो। जितने लॉसेस होने वाले हैं, थिंक अबाउट देम। सो एंटिसिपेट लॉस बट डोंट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स। डबल एंट्री का क्या मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन की टू फोल्ड्स होते हैं हर ट्रांजेक्शन के। तो 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं एक ट्रांजेक्शन से। एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट। फिर 2 फीचर्स बताने डबल एंट्री बुक कीपिंग के। 2 पार्टीज जरूरी हैं। देन ट्रांजेक्शन शुड हैव द इफेक्ट ऑफ रिसीविंग द बेनिफिट एंड गिविंग ऑफ बेनिफिट, ठीक है।
तो एक जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें एक पार्टी का अकाउंट डेबिट होता है, दूसरी का क्रेडिट होता है। सो हर अकाउंट में दो साइड हैं, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। तो ये सब चीजें। थ्री फंक्शंस बताने अकाउंटेंट के। अकाउंटेंट जो है डिजाइनिंग वर्क करता है, ही डिजाइन द अकाउंटिंग सिस्टम एक्सेट्रा, है ना। ही डिजाइन अकाउंटिंग सिस्टम। देन रिकॉर्डिंग वर्क, फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है वो क्लासिक रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको बुक कीपिंग भी बोलते हैं। समराइज भी होती है स्टेटमेंट्स। एनालिसिस का काम, इंटरप्रिटेशन का, ये भी अकाउंटेंट का है। रिपोर्ट करना, देन बजट प्रिपेयर करना एक्सेट्रा। फिर एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस से जो है ये चेक करता है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, तो कितनी एक्यूरेसी है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको चेक करता है। और फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन में भी हेल्प होती है। एरर्स डिटेक्ट करने में भी ट्रायल बैलेंस हेल्प करता है, राइट। और ये इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से रेक्टिफिकेशन जो एरर्स है रेक्टिफाई किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कि सुपरमार्केट में बिलिंग काउंटर में कस्टमर्स बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई क्योस नहीं है और गुड्स जो है डिलीवर हो रहे हैं विद द एक्यूरेट बिल। तो आपको चार रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है डिस्चार्ज बाय हेड कैशियर। तो कैश का हेड कैशियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैश काउंटर नीट हो, टाइडी हो और कैश हो टिल पीओएस मशीन इज वर्किंग, ठीक है। टेलीफोन लाइन चेक करना, स्टेशनरी अवेलेबल है चेक करना एक्सेट्रा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी केस स्टडी बेस्ड है। शाम के पास 10 लाख रुपए है और उसने 8 लाख जो है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर नीड्स के लिए रख दिए और बैलेंस रूटीन खर्चों के लिए। तो बताना है कि कौन सा डिपॉजिट अकाउंट शाम को ओपन करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स और कौन सा डिपॉजिट अकाउंट फॉर रूटीन नीड्स। तो लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और रूटीन के लिए सेविंग्स। फिर कौन सी रिपोर्ट्स है जो हेड कैशियर प्रिपेयर करता है, ये टोटल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसक्यू वाइज रिपोर्ट, टेंडर वाइज, ये सारा आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। देन इन्वेंट्री हैंडलिंग क्यों जरूरी है, उसमें क्या क्या आता है। इन्वेंट्री हैंडलिंग का क्या मतलब है, वो सिस्टम और प्रोसेस जिससे इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट पता लगती है कि कितनी इन्वेंट्री चाहिए और रिप्लेनिशमेंट टेक्निक्स प्रोवाइड करती है कि जब इन्वेंट्री खत्म होने वाली हो तो कैसे उसको रिफिल करना है एक्सेट्रा। स्कोप क्या है इन्वेंट्री हैंडलिंग का कि इसके अंदर फिजिकल इन्वेंट्री जो है वो देखी जाती है, फिर इन्वेंट्री को रिसीव करना, आइडेंटिफाई करना कि कहाँ स्पेस जहाँ पे इन्वेंट्री को रखा जा सके और रिप्लेनिश करना, ठीक है। रिटर्न्स आइडेंटिफाई करना कितने रिटर्न्स होंगे और डिफेक्टिव गुड्स कौन से हैं, तो ये सारा काम है। कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जब फिक्सर कोड असाइन होते हैं। फिक्सर का क्या मतलब है, फिक्सर फिक्स्ड होता है, ठीक है, एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है स्टोर में जहाँ पे गुड्स डिस्प्ले किए जाते हैं। तो हर फिक्सर को एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसको बोलते हैं फिक्सर कोड और ये कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का और नंबर का। जैसे स्टोर के पास शेल्फ 1 के लिए ये है, शेल्फ 2 के लिए कोड 102 है, राइट। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड इन्वेंटरी कंट्रोल, इसका मतलब है कि फूड स्टॉक को मैनेज करना, राइट। सो जितने भी फूड आइटम्स होती है ना बेटा उसमें फीफो मेथड फॉलो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी गुड्स देखिए नॉर्मली खराब हो जाएंगे बहुत लंबे समय तक पड़े रहे, तो इसलिए अगर कुछ सेल करना है, स्टॉक को क्लियर करना है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पपीता, पपाया या एनी फ्रूट या वेजिटेबल
हाँ, तो कोई भी फ्रूट वेजिटेबल है उसको आप पहले सेल करते हो, ठीक है, उसको आप आगे रखते हैं काउंटर पे, ताकि वो सेल हो जाए पहले। एंड इससे क्या होता है, वेस्टेज और स्पॉइलेज रिड्यूस हो जाती है। देन लीफो और फीफो बताना है, ये मैंने आपको फीफो तो बता ही दिया। लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ये, और फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो ये भी एक दोनों मेथड्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के। देन न्यू ओल्ड स्टॉक का क्या मतलब है, न्यू ओल्ड स्टॉक मतलब स्टॉक वैसे तो ये ओल्ड है लेकिन कभी इसको कभी यूज ही नहीं किया गया, इसलिए इसे न्यू ओल्ड स्टॉक बोला जाता है, राइट। देन एबीसी लिमिटेड जो है वो डिस्प्ले कर रही है ओल्ड स्टॉक बिफोर सेलिंग न्यूली एक्वायर्ड स्टॉक। वो ओल्ड स्टॉक डिस्प्ले कर रही है पहले। तो आपको बताना है कौन सा इन्वेंट्री मेथड हो रहा है, फीफो। ये अभी मैंने बताया कि क्यों, रीजन क्या है, ताकि जो अगर जैसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स है उसके लिए फीफो फॉलो किया जाता है, ताकि वो जल्दी से सेल ऑफ हो, वेस्टेज रिड्यूस हो जाए। फिर एक मेथड बताना है इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग का। तो इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ सेल मेथड है, परपेचुअल है, पीरियोडिक है, और फूड इन्वेंट्री कंट्रोल है। पॉइंट ऑफ सेल मेथड क्या है, यहाँ पे इन्वेंट्री को अपडेट किया जाता है एवरी टाइम, जैसे कोई आइटम सेल होती है एकदम इन्वेंट्री को अपडेट कर देते हैं। परपेचुअल में इन्वेंट्री को रेगुलरली चेक किया जाता है, ऑफन डेली, कि देखा जाता है कि क्या स्टॉक है वो मैच कर रहा है विद द एक्चुअल स्टॉक। पीरियोडिक में एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इन्वेंट्री को काउंट किया जाता है, राइट। और फूड इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए जो है यही देखते हैं कि इस तरफ कंट्रोल करें कि फूड की वेस्टेज रिड्यूस हो, तो फीफो ज्यादातर यहाँ फॉलो होता है। दो ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के। तो एक तो है कि स्टॉक लेवल को ऑप्टिमाइज करना, मतलब उस उतना स्टॉक लेवल मेंटेन करना, ना ओवर स्टॉक हो ना अंडर स्टॉक हो। फिर कंटिन्यूस सप्लाई हो, मतलब जब भी बायर्स मांगे ऐसा ना हो कि रिटेल स्टोर में स्टॉक ही ना हो, तो कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए। देन 3 मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड काउंट शीट। तो कंप्यूटर जनरेटेड काउंट शीट जो है ये प्री प्रिंटेड होती है इन्वेंट्री लिस्ट, ठीक है। एंड ये यूज किया जाता है, they are used to manually record the physical store available in the store। प्री प्रिंटेड लिस्ट होती है इन्वेंट्री की बेटा, और यहाँ पे मैनुअली जो है रिकॉर्ड किया जाता है जो भी फिजिकल स्टॉक जो है स्टोर के अंदर है, राइट। और एडवांटेजेस आपको बताने हैं। हाँ, इसमें दे आर वेरी इफेक्टिव, ठीक है। एंड यहाँ आप लिख सकते हो कि इसमें इन शीट्स में क्या होता है, सारी लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं जिसमें डिटेल्स होती है, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, एक्सेट्रा। और नेक्स्ट पॉइंट आप ये बता सकते हैं इसमें कि जो आइटम्स जो शीट में लिस्ट नहीं है, इट मे बी मिस ड्यूरिंग काउंटिंग। तो पता लग जाता है कि इस शीट्स को देख के पता लग जाता है कि कौन सी आइटम इस लिस्ट में अगर नहीं है, इसका मतलब वो काउंटिंग के टाइम में मिस कर दी गई है, तो एरर एकदम आइडेंटिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अल्फा जो है वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करती है। तो आपको बताना है इन्वेंट्री कंट्रोल का एट द एंड ऑफ एवरी फिजिकल ईयर। तो कौन सा मेथड है इन्वेंट्री का, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर पीरियड है, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। एडवांटेजेस बताने, सिंपल है, लो कॉस्ट है, और लेस टाइम कंज्यूमिंग है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैनुअल कॉस्ट काउंट शीट्स बतानी है। ये लाइन फॉर्म्स होते हैं जिसमें आप प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट की आईडी, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब रिकॉर्ड होती है, राइट। देन हाउ टाइम इज सेव्ड बाय कीपिंग इन्वेंट्री। देखिए, जो टाइम लैग है प्रेजेंट इन द सप्लाई चेन फ्रॉम सप्लायर टू द यूजर। अब सप्लायर कौन है, मैं ऐसे समझा देती हूँ।
तो कई बार सप्लायर जो है, यूजर यहाँ पर कौन हुआ, रिटेल स्टोर। तो कई बार जो सप्लायर है, ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू सप्लाई दी गुड्स टू दी रिटेल स्टोर। तो इसलिए जो है कुछ इन्वेंट्री, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री जो है, कुछ इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करी जाती है, रखी जाती है, ताकि ये जो टाइम है उसको, टाइम विच इज इन्वॉल्व इन मूविंग द गुड्स फ्रॉम सप्लायर टू द यूजर, ये टाइम को सेव किया जा सके। फिर रोल क्या है स्टॉक कीपिंग यूनिट का, कि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, एक कोड है बेटा, जो हर प्रोडक्ट को, सर्विसेज को अलॉट होता है, राइट। सो ये प्रिंटेड होते हैं बारकोड में, एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर इनको लिखा जाता है, प्लेस किया जाता है। सो एक बेसिकली आपको सिंपल इसमें याद करना है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग यूज होता है। दैट इज इट। So with this, our marathon is over. I hope this video is going to benefit you. It is going to give you benefit, and all the best. Please hit the like button. Do subscribe to my channel and share the content with your friends also. Hype the video beta. It has taken a lot of efforts on my part to compile the video and to put the lot of important questions so that it really helps you. एंड कल आप बोर्ड का पेपर में जब आप बैठोगे तो आई होप कि इस पीडीएफ से, वीडियो से आपको काफी क्वेश्चंस पेपर में मिले, ताकि यू फील वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी कंटेंटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।